Hello friend, welcome to the Hindu newspaper analysis for the 10th of May 2020. So our first ever news is ICMR to test for community transmission in 75 districts. So ICMR ने एक टीम बनाई है जो 10 स्टेट को कवर करेगी और 75 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगी to know whether community transmission has been occurred or not। तो अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या होता है, बड़े ही सीधे और सिंपल शब्दों में मैं बताऊंगा। कम्युनिटी ट्रांसमिशन, अगर हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के ज़रिए पता ना लगे तो उसको ही कम्युनिटी ट्रांसमिशन बोलते हैं। और मोटा मोटी बात करें तो लाइक एक कम्युनिटी में बहुत सारा एक बार में ही अफेक्टेड हो जाए किसी भी बीमारी से तो उसको कम्युनिटी ट्रांसमिशन बोला जाता है। अब आईसीएमआर को रिवाइज कर लेते हैं। आईसीएमआर जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बोला जाता है, जो कि एक अपेक्स बॉडी है किसके लिए, फॉर फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रोमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। अब ये बायोमेडिकल रिसर्च किस में करता है? टीबी, कोलेरा, डायरिया, काला जर, लेप्रोसी, एड्स जैसी बीमारियों पे ये रिसर्च करता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब स्टैट्यूटरी बॉडी है तो एक किसी न किसी एक्ट के तहत बनी होगी, जो कि एक्ट आईसीएमआर एक्ट 1949 के तहत बनी थी। हालांकि इसका फॉर्मेशन 1911 में हुआ था, जबकि इसको आईआरएफए बोला जाता था, इंडियन रिसर्च फाइनेंसिंग अथॉरिटी बोला जाता था। बट 1949 आज़ादी के बाद इसको आईसीएमआर बोला जाने लगा। आई थिंक यू गोट क्लैरिटी ऑन दिस टॉपिक। और अगर आईसीएमआर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है अभी ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर पाओगे। और आईसीएमआर के अलावा यहाँ पे एक बॉडी और मेंशन की गई है नेक्स्ट न्यूज़ में, जिसको एनआईवी बोलते हैं, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बोला जाता है, जो कि पुणे में भी है। ये भी एक बात याद रखने वाली है। अब नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, पुलिस गेट ए गाइड टू डिटेक्ट फेक न्यूज़। अब आप लोगों को पता भी होगा फैक्ट और फेक न्यूज़ में अंतर करना बहुत ही मुश्किल है, जो कि हमारी मीडिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि क्या फैक्ट है और क्या फेक है इसके बारे में बताया जाए। बट अभी पुलिस को भी इसकी जिम्मेदारी दे दी है। इसको येलो जर्नलिज्म भी बोला जाता है। अगर जो फेक न्यूज़ स्प्रेड होती है तो इसको येलो जर्नलिज्म बोला जाता है। तो इसमें एक मैनुअल दिया जाएगा और इस मैनुअल में जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है या कहाँ पे हमें चेक करना है, क्रॉस चेक, तो इसमें कुछ साइट्स और कुछ पेपर के नाम दिए हैं, जिसमें इंक्लूडिंग thehindu.com, pib.gov.in एंड reporterlab.org, मतलब ऐसी कुछ और भी हैं जिनसे ये पुलिस ये सर्टिफाई करेगी वेदर दिस न्यूज़ इज जेन्यून और ए फेक न्यूज़। सो नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं क्या है, तो आप मेरे साथ चलते रहिए, पेपर को पढ़ते रहिए। लीक फ्रॉम स्टोरेज टैंक लेड टू एक्सीडेंट, एलजी। अब ये आप लोगों को पता होगा 2 दिन पहले जो कि विशाखापट्टनम में एक एलजी पॉलीमर कंपनी थी, उसमें सीरिन गैस लीक हुई थी। अब सीरिन गैस लीक इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि जैसे भोपाल गैस त्रासदी 1981 आई थिंक 81 में हुई थी, और उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट उसका गैस का नाम था। तो इसमें भी प्रीलिम्स या किसी भी वनडे टाइप एग्ज़ाम में ये कवर करने की संभावना है। तो इसके सबसे पहले हमें गैस का नाम याद रखना है, जो कि सीरिन गैस है। अब सीरिन गैस के कंपोनेंट बता देता हूँ क्या है, कंपोजिशन क्या है। सीरिन एक हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, जो कि अगर कोई इनहेल कर लेता है तो उसको नसुआ, वोमिटिंग, मतलब ऐसे सिम्टम आते हैं। अगर कुछ ज़्यादा ही इनहेल कर लेता है तो उसको नर्व सिस्टम पर इसका प्रभाव डालती है, और जो भी अफेक्टेड बंदा है जिसने इनहेल किया है वो मर भी सकता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इस न्यूज़ में इतना ही था। ओडिशा गवर्नमेंट एक्सटेंड वर्कशिप टू 12 आवर। अब इसमें उड़ीसा गवर्नमेंट और सब उससे पहले यूपी गवर्नमेंट ने भी
जो लेबर और फैक्ट्री लॉ एक्ट था, जो कि फैक्ट्री एक्ट 1948 था, उसमें उसी का फॉलो करते हुए ही एक दिन में 6 घंटे और पूरा वीक में 72 घंटे काम, सॉरी, एक दिन में 12 घंटे और पूरे वीक में 72 घंटे काम करने का ऑर्डर किए हैं फैक्ट्रियों को, जितनी भी फैक्ट्रियां रजिस्टर्ड है अंडर सीआईआई और गवर्नमेंट के अंडर। अब इसमें सेक्शन 5 और 65 की जो फैक्ट्री एक्ट है उसी के तहत इसमें बताया गया, और सेक्शन 51, 54, 55 एंड 56 फॉर ए पीरियड ऑफ 3 months एंड ए 12-hour शिफ्ट इज अलाउड इन द पीरियड। तो ये सेक्शन याद रखने वाली बात है कि 3 मंथ के लिए ये बढ़ाया जा सकता है अगर ऐसा पेंडेमिक या कोई भी ऐसा काम होता है तो आई थिंक यू गोट क्लैरिटी ऑन दैट टॉपिक। सो 1948 का फैक्ट्री लॉ इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये याद रखने वाली बात है, और उसके सेक्शन 5 और 65 भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। रो ओवर ए न्यू लिंक रोड टू कैलाश मानसरोवर। अब कल के पेपर में ये न्यूज़ था कि बीआरओ ने, एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने रोड खोल दिया है जो कि मानसरोवर में जाते थे। तो इसमें एक एक्ट, जो कि एक्ट तो नहीं है, इसमें एक संधि हुई थी नरेंद्र मोदी एंड नेपाल पीएम सुशील कोइराला के, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी थे उस टाइम पे, और उन्होंने बाउंड्री के इश्यू को रिजोल्व किया था, जो कि काला पानी जहाँ पे लिपुलेख है और सुस्ता के बीच में। अब ये क्या ये बोल रहा है कि जो भी 80 किलोमीटर का ये स्ट्रेच बनाया गया है उत्तराखंड से, और धारचूला, मतलब धारचूला जो उत्तराखंड में है, टू लिपुलेख पास बिल्ट बाय, जो बीआरओ ने बनाया है, ये उस संधि को वायलेट करता है। तो ये याद रखने वाली बात है। यहाँ पे 2 चीज़ें दी गई हैं, धारचूला इन उत्तराखंड एंड लिपुलेख पास, जहाँ पे ये रोड बनाया गया है, 80 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। और एक जो ट्रीटी हुई थी 2014 में हुई थी, ये भी एक याद रखने वाली बात है। बीआरओ के बारे में बता देता हूँ। बीआरओ, जिसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। ये डिफेंस इंडिया में नहीं रोड बनाता, बल्कि इंडिया के बाहर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी इसने रोड बनाए हुए हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अनेबल लॉन्गर वर्क आवर सीआईआई टू सेंटर। अब सीआईआई क्या है, इसके बारे में देखते हैं। अब ये क्यों हो रहा है कि ज़्यादा वर्क आवर बढ़ा दो, कोई फैक्ट्री लॉज, कोई लेबर लॉज में सब मतलब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ताकि हमारी इकोनॉमी रिबाउंड करे और फिर एक स्ट्रॉन्ग बन के आए। अब सीआईआई, जिसको कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज बोला जाता है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 1895 में बनी थी। सॉरी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये एक नॉन प्रॉफिट, नॉन गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियल लेड और इंडस्ट्रीज मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये क्या है कि ये फॉर्म्ड हुई थी 1895 में। नॉन गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट, 2 बातें याद रखने वाली है, नॉन गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट, इंडस्ट्री लेड एंड इंडस्ट्रीज मैनेज्ड। इंडस्ट्रीज कोई लीडर होता है और मैनेज भी इंडस्ट्रीज ही करती है। इसके मेंबर 9000 प्लस इसके मेंबर हैं, और ऑफिसेज इसके 65 ऑफिसेज हैं, 9 सेंटर हैं, और आउटसाइड इंडिया में भी लाइक 126 कंट्रीज में इसके ऑफिसेज एंड सेंटर हैं जो इसको मैनेज करते हैं। तो देख लेते हैं, एक रिवीजन कर लेते हैं। 1895 में बनी थी, नॉन गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट, इंडस्ट्रियल लेड और इंडस्ट्रियल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। 9000 प्लस इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेंबर 3 लाख के करीब हैं। ऑफिस और सेंटर की बात करें तो 65 ऑफिस, सेंटर 9 है, और आउटसाइड इंडिया 126 कंट्रीज में ये रेगुलेट करते हैं। आई थिंक सीआईआई के बारे में ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है आजकल, तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अभी नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। साल फॉरेस्ट टॉर्टोइज हैबिटेट स्ट्रेच ओवर अनप्रोटेक्टेड एरिया। अब इसमें साल फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये देख लेते हैं, जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया।
ये एक इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात है और इसको दिमाग में बिठा लेना। साल फॉरेस्ट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। और इसमें जो ये स्पीसीज का नाम लिया गया है जो कि IUCN के बारे में भी बात करेंगे हम, जो कि IUCN ने बोला है कि आउट ऑफ 29 स्पीसीज 23 जो है टर्टल स्पीसीज हैं वो यहीं पे ही पाई जाती हैं। और इनकी बात करें तो इनमें 80% फॉल हुआ है लास्ट 3 जनरेशन 90 ईयर में अगर बात करें तो। अब IUCN के बारे में देख लेते हैं क्या IUCN, जिसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर बोला जाता है, जो कि 1948 में बनाई गई थी, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड ग्लैड में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये IUCN जो लिस्ट जारी करता है इसमें 9 इसके जो लिस्ट रहती है इसमें नॉट इवेल्युएटेड, डाटा डिफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटन्ड, वनरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड और एक्सटिंक्ट। ये इसकी कैटेगरी है जो 9 कैटेगरी में IUCN अपनी रिपोर्ट जारी करता है। आई थिंक आप लोगों को IUCN के बारे में भी समझ में आया होगा। और यहाँ पे एक फैक्ट देख लेते हैं फंड एंड PMs में। अब इसमें PM केयर एंड जो PM नेशनल रिलीफ फंड था इसके अलग अलग इसके बारे में डिफरेंसेस बताया है। इसने बताया है कि 2010 में बना था जो कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड था। और इसमें क्या था, इसमें ये बोला गया था कि जो केरला की जो फ्लड भी आया था तो बाहर से इसमें फंडिंग फॉरेन कंट्री से लेने से इसलिए मना किया गया था। और इसमें एक डाटा दिया गया है कि डिफेंस ने नियर अबाउट 500 करोड़ रुपीज़ दिए हैं और टाटा ग्रुप एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी 500 करोड़ रुपीज़ इसमें दिए गए हैं PM केयर में, सॉरी नेशनल रिलीफ फंड में नहीं, PM केयर में दिए गए हैं। और अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे ने 151 करोड़ रुपीज़ दिया गया है। तो यही है कि फंडिंग कहाँ से आती है, तो इसकी फंडिंग जो वॉलंटियर पीपल होते हैं उसी में ये फंडिंग, इन्हीं नेशनल डिजास्टर फंड है उसी में ये इकट्ठा की जाती है। हाउ कैन इंटर स्टेट वर्कर बी प्रोटेक्टेड। अब आप लोगों को देख रहा होगा कि सबसे पहले जितने भी ये सेक्शन हैं, जितने भी वर्कर हैं इस पेंडेमिक टाइम में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड यही हुए हैं। और ये बताया गया है कि अभी 3-4 दिन पहला जो 16 वर्कर जो मर गए थे रेल की पटड़ी पर, तो उसी के बारे में बताया गया है कि जो लेबर वेलफेयर जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1979 जो कि माइग्रेंट वर्कर के एक्ट और माइग्रेंट वर्कर की सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ सर्विसेज के लिए बनाया गया था, उसी के बारे में बताया है कि कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। हालांकि इसमें उनके हेल्थ सर्विसेज और अगर वो माइग्रेट कर जाते हैं और अगर ऐसा पेंडेमिक आ जाता है, यहाँ पे दिया गया है Parliamentary Standing Committee has recommended the provision relating to migrant workers be covered in a separate chapter so that the safety, health and working condition are clearly spelled out। मतलब इसमें एक वेग सा बना हुआ है, एक धुंधला सा दिख रहा है कि जो वर्कर अभी फंसे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, हेल्थ की, खाने की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इसी लॉज में अमेंडमेंट करने की बात की गई है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है 1979 का एक्ट जो कि इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट है, ये याद रखने वाली बात है। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज लव अस, कीपिंग अस, शेयरिंग अस, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।